हाँ जी, वेरी गुड। क्विज हो सकता है वीकली, मंथली। मंथली टेस्ट कहते तो ज्यादा बेहतर होता है। सरप्राइज टेस्ट, वेरी गुड, शाबाश। जी, और टेस्ट बुक का क्वार्टर टेस्ट, वेरी गुड, शाबाश, गुड। तो ये पर आपने कहा कि ऑरल टेस्ट देती है टीचर, सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, या फिर जो है वो अ, जिसे कहते हैं क्लास के एंड पे फीडबैक होता है, ठीक है, या फिर आप क्विज कहते हैं, मंथली है, वीकली है। और ऐसा कैसे टीचिंग को बेहतर करें। आपने क्लास से और आपने क्लास से टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद जो है वो आपने जब सारे रिस्पॉन्स सेट किए, तो टीचर के देखने में ये आया कि मैंने चूंकि उनसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए, लेकिन दो कमी नजरिया सारे बच्चों ने गलत निकाला। एक एग्जाम्पल है, आज टीचर है कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जितना मैंने पढ़ाया बच्चों ने बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा रिजल्ट। अब उन्हें या तो दो कमी नजरिया उनके लेवल से अप है या अबव है, इसलिए वो नहीं इसको परसीव कर सके या इसको समझ सके, या फिर उसको जो है वो मैंने जो समझाया था, मैंने समझाने का तरीका कार बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से अभी क्या है, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप चेंज करने से मुराद अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करना। अब उनको किसी और तरीके से समझाया जो तुम्हें भी पॉसिबल हो, बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। स्टूडेंट्स को वो इससे पेपर कंडक्ट करता है टीचर, और वो देखता है कि 4 क्वेश्चन सारी क्लास से गलती लेकर जवाब अच्छा दिया, मतलब ये है कि वो जो 1 से 2 क्वेश्चन उसने किसी ने एक किया ठीक, किसी ने दो, तो मतलब है कि यकीनन बच्चों की समझने में या कुछ ऐसा तरीका जो है वो दुरुस्त कर देता है, तो बच्चों को ज्यादा स्ट्रिक्टनेस उनके साथ की जा सके, या वट एवर कोई भी स्ट्रेटेजी जिससे वो जो है वो क्लास की तरफ ज्यादा फोकस कर सके, तो यहाँ पर टीचर जो है वो इस बात की तरफ तवज्जो करेगा। तो ये सारी असेसमेंट जो हो रही है फॉर लर्निंग हो रही है, यानी कि इसके दौरान जो है असेसमेंट की जा सकती है पढ़ाई को, तरीकाकार को, बच्चों के पास, तलबा के पास, टीचर के पास, दोनों के पास वक्त मौजूद है कि वो अपने तरीकों से असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ तक है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये सारे रिस्पॉन्सेज आपने बहुत अच्छे दिए हैं, जैसे क्लास टेस्टिंग है एट द एंड, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा। अब सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया, जो पहला पॉइंट था इस स्लाइड का, कि डे टू डे असेसमेंट होती है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाए, वो है गैदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, यानी कि इसमें जो है असेसमेंट में क्वालिटेटिवली भी ली जाती है, क्वांटिटेटिवली, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो ली जाती है, या जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऑरली उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और उसकी बिना पर आप उनको जो है वो नंबरिंग नहीं दे रहे, जस्ट एप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो क्वांटिटेटिवली है, क्वालिटेटिवली, दोनों तरीके से हो रहा है। अच्छा, ऑन गोइंग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सबसे ज्यादा आपसे जब भी इसके बारे में डिफरेंस पूछा जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग या ऑफ लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो आपने कहना है ऑन गोइंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि अभी वक्त मौजूद है। इस बात को ज़हन में रखना। मैं आपको ये सारा स्टोरी बना के बता रही हूँ, पहली टेस्ट से लेके अब तक मैं स्टोरी की तरह ही आपको सुना रही हूँ। तो ये कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास जो है अभी टाइम मौजूद है कि आप इसको बेहतर कर सकें, इसलिए कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस आपके जहन में रहेगा।
द पर्पज ऑफ दिस असेसमेंट इज टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मकसद क्या है, या कि आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन टीचर के लिए भी अपना प्रोसेस बेहतर करना है और स्टूडेंट्स का भी। इस प्रोसेस को बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और यूज फॉर इमीडिएट डिसीजन इन स्टूडेंट्स लर्निंग। अब इसमें जो है वो इमीडिएट डिसीजन लिए जाते हैं कि आपने जो है वो करंटली टीचर ने कुछ जीरो क्लास का अरेंज करना है, टीचर ने बच्चों को अलग से ग्रुप बनाने हैं, उनको जो है वो अलग से एक्टिविटीज की जरूरत है, उनकी ग्रुपिंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे टीचर जो है बड़ी सारी चीजों को जो है वो डिसाइड करता है। और उसके बाद आ जाता है हेल्प टीचर्स टू डिटरमिन नेक्स्ट स्टेप्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। और उसके बाद वो ये भी डिटरमिन करता है कि उसने नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो क्या करना है इस प्रोसेस के दौरान, यानी कि इसके बेसिस पर वो नेक्स्ट क्या कर सकता है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? असगर अली, डोंट डू दिस। क्लास के डेकोरम का ख्याल रखें प्लीज। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज जो हैं वो देते हैं। एक तो ये कि आप इसके लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि टीचर जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट किस किस तरीके से कर सकता है, वो इसके लिए क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजीज अपना सकता है। ठीक है, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट जो है ये की जा सकती है, और रिकॉर्ड कीपिंग पीयर असेसमेंट की जा सकती है, यानी कि इसके जरिए जो है वो असेसमेंट हो सकती है। अब देखिए कि आपको जो है वो ऑब्जर्वेशन का तो समझ आ गया, यानी कि आप ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बेसिस पर अपनी राय देते हैं और आपको समझ आ जाती है। क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी की भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि सवाल जवाब किए जाते हैं, रीडिंग टेस्ट पूछा जाता है। अच्छा, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट से आप क्या समझ लेते हैं कि सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट कौन सी हो सकती है? शाबाश, लेकिन आपको समझ आ गई है। क्लास के एंड में बेटे आप लोगों को अनाउंस करूंगी, तब आप कर लीजिएगा। हालांकि इस चीज की इजाजत जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लास के एंड में थोड़ा सा टाइम आपको दूंगी इंशाल्लाह। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट कैसे हो सकती है, तरीका बता दो। अच्छा, वेरी गुड, आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और मैं उसके साथ इस चीज को जो है वो रिलेट करती हूँ, बताती हूँ। आपके रिस्पॉन्सेज जो है ना वो मुझे इसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। ठीक है, आपने रिस्पॉन्स किया ये बार। देखिए, सेल्फ एंड पीयर, सेल्फ कहते हैं हम खुद, बताते हैं खुद, और पीयर टेक्निकली तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, और टेक्निकली इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी दो जो है वो एग्जाम्पल से बात समझाती हूँ। सेल्फ कहते हैं खुद का जायजा या तजिया लेना, और पीयर का मतलब होता है अपने दोस्तों की, यानी कि जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले फेलोज हैं, आपने उनका तजिया या जायजा लेना है। अब करते क्या थे कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, याद करते थे लेसन को, तो लेसन को याद करने के बाद अब ये होता था कि हमारी लर्निंग किस हद तक हो गई है, तो हम क्या किया करते थे छोटे होते कि उसको लिखा करते थे। लिखने के बाद उसको खुद बुक रख के मैच करते थे, और उसमें जो है ना सेल्फ असेसमेंट करते थे कि मुझे किस हद तक लर्न हो गया, खुद ही नंबर देते थे। अब वो खुद को चेक करते करते एक टाइम ऐसा आता था कि हमारी जो है वो उसमें गलतियां कोई नहीं रह जाती। होता था सेल्फ असेसमेंट, खुद को असेस करने का तरीका होता था।
अमूमन जब मैं टीचिंग करती थी छोटी क्लासेस को पढ़ाना, तो उस वक्त ये तरीकाकार इख्तियार करते थे बच्चे को कहना कि मैंने आज आपका काम नहीं चेक करना, टेस्ट कर लिया, सेल्फ असेस करें। वो एक एक्टिविटी होती थी जिसमें सारे बच्चे क्लीनली बुक रखते हैं। जब आप अपनी गलती खुद से निकाल रहे होते हैं ना, तो जैसे जैसे गलती आपकी निकलती जाती है, वैसे वैसे जान भी निकलती जाती है। वो आपको लगता है ये गलती और कर ली। अब रेड बॉल पेंट है आपके हाथ में और मिस्टेक्स निकल रही हैं, और हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता कि हमारी कॉपीज के ऊपर या नोटबुक्स के ऊपर रेड पेंसिल से क्रॉसेज या फिर गलतियां लिखी। और जो बच्चों की राइटिंग भी इस तरह की होती है, जब उसके ऊपर लिखते जाते हैं कि मैंने ये वर्ड इसमें लिखना था, ये नहीं लिखा, ये किया, तो उनको लगता है कि ये मैंने इसमें बहुत सारी चीजें। एक तो वो कीनली इस चीज को देखना शुरू करते हैं, दूसरा ये कि उसकी उनको अपनी गलतियां निकालते निकालते कुछ चीजें खुद ब खुद उसी वक्त याद होना शुरू हो जाती है। और तीसरा ये कि जब वो खुद सेस कर रहे होते हैं, तो ये चीज भी उनके माइंड में नहीं रह जाती कि टीचर ने मेरा पेपर जो है ना वो अच्छे तरीके से चेक नहीं किया। अब हम बच्चे को ये तो नहीं कहते इस चीज पे, इस बात पे मेमोराइज नहीं करवा रहे कि आप रूट मेमोराइजेशन के या रट्टे के आदी हो जाए। जस्ट ये कि उनको अपने असेसमेंट या अपना हिसाब करने के लिए थोड़ा सा एक्टिव करना। अभी डेली बेसिस पे तो ये प्रोसेस नहीं करवाया जा सकता, और करवाना चाहिए भी नहीं। फिर आ जाती है पीयर असेसमेंट। उसमें आपने काम किया और काम करने के बाद जो है वो आपने नोटबुक जो है इंटरचेंज करवा दी। अब जब आपकी क्लास फेलोज का आप काम चेक कर रहे हैं, तो ये भी हमारे अंदर एक बड़ी अच्छी सी आदत होती है कि हम चाहते हैं कि दूसरे क्लास फेलोज का जो है वो गलतियां चुन चुन के निकालें। तो तुमने तो ये भी नहीं लिखा, तो जेर जबरी गलती भी नजर आती है। तो वो हो जाती है पीयर असेसमेंट। उसमें भी आप कीनली होके जो है वो चीजों करते हैं। एक तरीकाकार ये होता है जिसको मैंने सादा अल्फाज में एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझा दिया कि आप सेल्फ और जो है वो पीयर असेसमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है। अब टेक्निकली जो सेल्फ और पीयर असेसमेंट जो है वो आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल होती है, वो ये होती है कि उसमें आप जो है वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, और प्रेजेंट करने के बाद आप उनको ग्रेड्स असाइन कर देते हैं, यानी कि आप ग्रेड्स करते हैं, खुद पीयर्स उसको कर रहे हैं, तो वो आपकी सेल्फ और ग्रेड जो है वो पीयर असेसमेंट होती है। और ये असेसमेंट जो है वो क्लास में 1 मिनट के बाद या एक जो है वो पैराग्राफ के बाद अगर आप ले लें, या एक जो है वो 1 से 2 आपने यूनिट करवाएं, तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। और स्टूडेंट्स इससे जो है वो उनको लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कीपिंग। अब स्टूडेंट्स जो है वो अपना सेल्फ कॉन्शियस अबाउट अपनी स्टडी के बारे में हो जाते हैं। ठीक है। बच्चे इसमें टीचर्स का रोल तो सबसे ज्यादा बुनियादी ये होता है कि आप चूंकि क्लास के अंदर खड़े हैं और आपने बच्चों को, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले से तो अनाउंस नहीं करते कि मैं आपसे ये काम करवाऊंगा। अगर करवा दे बच्चे और ज्यादा कॉन्शियसली तैयारी कर लेंगे, दोनों सूरतों में अच्छा तो होता है। लेकिन टीचर ने क्लास में डेकोरम का ख्याल रखना है, टीचर्स ने आपको जो है वो उस वक्त में रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से तो बच्चों में होती नहीं है, तो शायद चीजें चेंज हो जाए। लेकिन ये कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनाना, उनको जो है वो जैसे नोटबुक्स अपनी आपस में शेयर कर रहे हैं, या उनको साथ साथ गाइडलाइन करना। फिर उसके बाद जब उनके पास आप कॉपीज टीचर्स के पास आती हैं, और उसके बाद टीचर जो है उस पे जो है वो अनाउंस करता है स्टडी के बारे में, या आपको बताता है उसकी नेक्स्ट डिजाइन करता है, टेस्ट दोबारा लेना है या नहीं लेना। तो उस टीचर का रोल तो इसमें होता ही है। लेकिन ये कि वो टीचर वहां पे खुद खड़ा होकर चेक नहीं कर रहा होता, उस वक्त आप इंटरचेंज कर देते हैं उनकी नोटबुक्स को। लेकिन चूंकि जब आप बड़े हैं, तो अब नोटबुक्स वाला काम तो खत्म हो गया ना, आपसे जो है वो प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। टीचर क्लास में बैठा है, आपको कोई टॉपिक दिया है सारी क्लास को प्रेजेंट करने के लिए, और आप जो है वो एज अ गाइडर, यानी कि जैसे ग्रुप ए है या ग्रुप बी है, तो वो आपको नंबर असाइन कर रहा है, या आपको जो है वो ग्रेड असाइन कर रहा है, तो आप खुद इस चीज को जो है वो असेस कर रहे हैं, दूसरे की जो है वो बॉडी लैंग्वेज को, उसका जो है वो वे ऑफ टॉकिंग को, उसका जो प्रेजेंट करने के मेथड को। तो टीचर जो है वहां पर एक मॉडरेटर का रोल प्ले करता है, जिसको कभी सारी एक्टिविटीज हो रही होती है। अगला आ जाता है स्टूडेंट्स रैकेट कीपिंग, यानी कि आप उसका रैकेट रखते हैं, और उसको रैकेट रखने के बाद आप, जैसे हमने पहले टेस्ट में लिए, दूसरे में लिए, तीसरे में लिए, तो वो भी एक हमारे पास एक गाइडलाइन होती है कि हमने किस तरीके से मजीद चीजों को बेहतर करना है, या हमें ये एक चीज देखने मिलती है इसको ग्राफ, कि पहले के इसमें बच्चों में कितना जो है वो चेंज है, कितनी बेटरमेंट है, या कितनी बेटरमेंट की मजीद जो है वो जरूरत है, यानी कि इनके नंबरों में भी कितनी ज्यादा वो कमी की बेशी जो है वो रहती है। तो ये है सेल्फ असेसमेंट जो करते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के वेज। अच्छा, अब मेरे ख्याल से शायद उनका नाम हुमा था। हुमा, अब आप बताएं कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की समझ आ गई, लेकिन जब मैं सुमेटिव समझाऊंगी तो एंड पे फिर आपने मुझे बताना है कि आपको अब इन दोनों में कोई इबहम रह गया है। सुमेटिव असेसमेंट आ गई, और सुमेटिव असेसमेंट में हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जब हम असेसमेंट लर्निंग की करते हैं, कि आपने जी पूरा सेमेस्टर पढ़ा, ये पूरा आपने एक टर्म पढ़ी, और उसके बाद अब आपको जो है किस हद तक आपकी लर्निंग हुई है। जैसे अब वालिदैन अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, और वो इंस्टीट्यूट अपनी बड़ी तारीफें करता है, जी हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे
बस लेके आते हैं और वालिदैन जो है वो बेफिक्र हो जाते हैं। एट द एंड जो है वो जब चेक करते हैं और बच्चों के नंबर से पता चलता है कि हम पता नहीं कहाँ फंस गए, बच्चे को कहाँ फंसा है। या आपके इंस्टीट्यूट के end में जो है वो end में बच्चे के नंबर बड़े जबरदस्त अच्छे आते हैं और आपको लगता है कि मेरे बच्चे ने वाकई इसके रिजल्ट तो बड़े अच्छे आए हैं। तो ये जो एंड पे आपकी होती है कारकर्दगी, ये इसकी बिना पर आपको प्रमोशन मिलती है। मिसाल कि आपने जो है वो प्रेप क्लास में बच्चे ने जो है वो अच्छे कारकर्दगी शो की, अब उसकी प्रमोशन होगी 1 क्लास। आपने जो है मैट्रिक के पेपर्स अच्छे दिए, अब आपकी प्रमोशन हो गई, आप जो है वो पास हो गए तो आप फर्स्ट ईयर में, अगर फेल हो गए तो दोबारा 9th 10th में रह जाएंगे। तो ये प्रमोशनल जो है वो ग्रेड्स होते हैं जब हम सुमेटिव असेसमेंट लेते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द टर्म। जो आपकी असेसमेंट होती है या एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपकी असेसमेंट होती है वो होती है सुमेटिव असेसमेंट। अब इसमें आपके पास बैक जाने का जो है वो टाइम नहीं होता, क्योंकि आपने इसकी बेसिस पर अब नई क्लास में दाखिला लेना है। साल के आखिर में जो है जिस तरह से आपने नामा माल की तरह ये आ जाती है। एवेल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और ईयर, किसी साल के आखिर में जब से आपके फाइनल पेपर्स होते हैं, फाइनल टेस्ट होते हैं। अब दोबारा से आप उसी टेस्ट को तो नहीं प्रिपेयर करेंगे या टीचर भी स्ट्रेटेजी नहीं चेंज करेगा। हाँ, अल्लाह ना करे अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में भी लाजमी नहीं कि आपको वही टीचर और वही क्लास मिले। अब नई क्लास होगी, नया माहौल होगा, तो उनकी स्ट्रेटेजीज भी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अब आपने जो है वो इसमें आपके पास जो है वो दोबारा से सीखने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट कम होते हैं, क्योंकि 100 में से हो सकता है 2 बच्चे ही फेल हो सकते हैं, बाकी सारी क्लास तो आगे ही जाना है। तो समेटिव असेसमेंट में आपके पास बैग जाके चीजों को लर्न करने का टाइम नहीं होता। अब आपने जितना पढ़ना था बस आपने उसका हिसाब देना है। जैसे कि इंसान ने जब मर जाना है तो मरने के बाद उसने अपना हिसाब देना है, बैग आके भी चीजों को दुरुस्त नहीं कर सकता। तो हमारी ऑफ लर्निंग है, यानी कि हमारी लाइफ की जितनी भी अमाल है उसका वहां पे असेसमेंट होगी, वो हमारी समेटिव असेसमेंट है। यही हमारी समेटिव असेसमेंट जो है एग्जाम्स में होती है। The purpose of this assessment is to help the teachers, students and parents to know how well students has completed the learning task। यानी कि उसने कितने बेहतर तरीके से जो टास्क उसको दिया गया था उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कर सकता है वाला नहीं आएगा, लिया है। ऑफ लर्निंग is used to assign a grade to a students which indicates his or her level of achievement in course of program। अब इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के इंडिकेट्स होते हैं, उसको स्कोर मिलता है, ग्रेड होता है, या फिर एंड पे जैसे पोजीशन होती हैं, ए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ग्रेड्स आ गए, ए बड़ी क्लासेस में ग्रेड्स आ गए, ए प्लस या वट जो भी। तो यहाँ पर जो है वो आपने इस चीज की असेसमेंट करनी होगी। ये है आपकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि समेटिव असेसमेंट। अब जो समेटिव असेसमेंट है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। एक तो फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि जब साल के आखिर में लिए जाते हैं, वो ट्रूली समेटिव असेसमेंट का जो है वो एक से कहते हैं कि तरीकाकार है। टर्म एग्जामिनेशन सबमिटेड एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आपका एंड हो जाता है तब आप टर्म देते हैं। फर्स्ट टर्म दोबारा तो रिपीट नहीं होती, उसके कुछ परसेंटेज में जो है वो पार्ट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि फर्स्ट टर्म का 10% बात रखा जाता है कि सेकंड टर्म में भी पूछा जाएगा, लेकिन अमूमन में टर्म खत्म होगी तो खत्म होगी। प्रोजेक्ट्स, यानी कि जिस तरह से भी आप इंशाल्लाह जो है वो इसी बीएड कोर्स के दौरान जो है जब आपका फाइनल टर्म होगी तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने करना होगा, जमा करवाना होगा, वो भी आपका एंड टाइम पर होगा। तो वो भी जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, वो भी समेटिव असेसमेंट की एक किस्म है। तो अब मुझे बताएंगी हुमा शहजादी कि आपको समेटिव और फॉर्मेटिव क्लियर हो गया या नहीं, और अगर किसी और को नहीं क्लियर हुआ तो वो भी बता दें, ताकि हम अब आगे करें। चलिए जी, गुड, शाबाश। अब हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम ये हमने अपना कंप्लीट करना है, इसके बाद मैंने आपसे क्विज लेना है। मेन प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट जो है वो है व्हेन यू आर गोइंग टू असेस योर क्लास। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल इसी पे काम करते हैं ना, अपनी क्लास को जब असेस करने जा रहे हैं, उनका जायजा लेना जा रहे हैं, उनका ये देखना जा रहे हैं कहाँ हद तक उनको चीजें जो है वो समझ आ गई। इट शुड बी फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव हो सकती है, बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसको, स्पेसिफिक यानी कि अपने टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, टारगेट से जो है वो अलाइंस हो, डायग्नोस्टिक यानी कि आप इसमें जो है तशखीस करते हैं स्टूडेंट्स की वीकनेसेस की और उनकी स्ट्रेंथ्स की। डेफिनेटली जब आप एक पेपर टीचर चेक करता है ना तो बहुत सारी चीजें उसको समझ में आ जाती है कि बच्चे की जो है वो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं ज्यादा, या इस बच्चे को जो है सेंटेंस मेकिंग में इशू है, या ये सिर्फ कुछ मेमोराइजेशन वाला ही लिख रहा है, या खुद से सेल्फ राइटिंग कर रहा है। और फिर उसकी बेसिस पे टीचर्स जो है स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करते हैं और बच्चों को भी ये चीजें जो है वो समझाते हैं।
बी वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि उसको जो है वो असेसमेंट को, जाहिर बात है जब तक आप उसको वेल प्लान नहीं करेंगे या ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो आप अपने मतलूबा नताइज नहीं ले सकते। यानी कि एक टीचर जो है वो टेस्ट ऐसा फीका सा बना दे, फीका से बनाने से मुराद मैं इसको इस वक्त एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपका अगला जो है वो टॉपिक आएगा जिसमें टेस्ट बनाने के बारे में होगा, तो तब मैं इसको बताऊंगी कि फीका से बनाने से क्या मुराद है। टीचर जो है वो रैंडमली बनाता है, जो कि असल में बच्चे की कारकर्दगी को चेक करने का एक बुरा मेयार होता है, यानी कि उसके मुताबिक टीचर टेस्ट तो लेता है लेकिन वो उसके असेसमेंट को ठीक तरीके से कर नहीं पाता। हमें सवाल करने का भी एक तरीकाकार होता है और वो टीचर को लाजमी पता होना चाहिए। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम वो टेबल स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह, तो तब आपको ये बात की क्लैरिटी अच्छे तरीके से होगी। बी फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड, टीचर को जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टेस्ट कंडक्शन के दौरान और असेसमेंट के दौरान, और उसको जो है सख्त जो है रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। और लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए जिसमें लर्नर की लर्निंग एबिलिटीज भी चेक हो सके। दूसरा, टीचर जो है वो असेसमेंट बनाए जो कि इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट और टीचर तीनों को फैसिलिटेट कर सके, यानी कि तीनों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बनानी चाहिए असेसमेंट। अच्छा जी, क्लासरूम असेसमेंट का क्या जो है वो रोल प्ले है, कैसे होनी चाहिए टू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स को लर्निंग की तरफ मोटिवेट करना, यानी कि जैसे लो ग्रेड स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हों इम्प्रूवमेंट की तरफ। डायग्नोज द प्रॉब्लम लर्निंग डिफिकल्टीज, जैसे मैथ्स हैं या इस तरह की या कुछ और एरिया, जैसे किसी को डायग्राम्स की समझ नहीं आती या किसी को जो है वो किसी खास टॉपिक पे जो है वो एसएसटी के में मुश्किल पेश आती है, तो या उर्दू ग्रामर की समझ नहीं आती या अरेबिक में या वट एवर जो भी आपके जो है वो एरियाज हैं, उसमें जो है वो आपको जरूरत है कि आप उसको मोटिवेट करें ताकि वो अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? अच्छा, अब आप इसका सवाल के जवाब मुझे आप देंगे। मुझे ये बताएं कि हम जब कहते हैं फलां टीचर स्कूल के रिजल्ट वो बहुत सख्त है, सख्त मिजाज है और स्पेशली पेपर्स के मामले में बहुत ज्यादा रिजल्ट है, तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है, क्या बात है? अच्छा, फिर से रिपीट करो। देखिए, अभी जो है अभी गोभी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैम फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप एक टीचर जो है वो क्लासरूम में टेस्ट लेता है तो हम कहते हैं कि टीचर बहुत रिजिड है, तो उससे हमारे जहन में क्या आता है, टीचर का क्या कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है? डर होता है उस टीचर का, ठीक है, शाबाश, गोभी ने ये कहा। और फियर होता है, रिपीट क्वेश्चन। हाँ जी, प्रोजेक्ट असेसमेंट समेटिव असेसमेंट में आते हैं। ठीक है मेरा, ठीक कह रही हैं आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फ्लेक्सिबल पर्सन की। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, हमारे देखने में भी आते हैं, कि अगर आप उनका पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना तो आप बहुत ज्यादा, चलो स्टॉप टेक्सटिंग में, अब आप उसका आंसर दे रहे हैं। आप कुछ टीचर्स के पास ऐसे पेपर देने जाते हैं ना तो आप ये कहते हैं कि फलां टीचर का पेपर है, तो वो जो चीज चेक करते हैं ना वो तो सिर्फ टू दी पॉइंट आंसर चेक करते हैं। टू दी पॉइंट आंसर से मुराद उन बच्चों का ये होता है कि वो चाहते हैं कि जो बुक पे लिखा हुआ है बस वो मुझे, हम वही आंसर को जो है वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए। कुछ यूनिवर्सिटी में टीचर्स ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि उन्होंने जो बुक लगवाई है ना, हमें जो ऑथर उन्होंने हमें पढ़ाया है, वो कहते हैं कि बस आपने उसी ऑथर का आंसर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप जिसका भी आंसर देंगे वो गलत होगा, यानी कि वो हमें नंबर नहीं देंगे। ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिसमें आप जो है वो ये कहते हैं कि अगर
वो यहाँ टीचर जो है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है अपने पैटर्न में, अपने तरीकाकार में। कैसे कि अगर हमने उनको सिर्फ जवाब से मतलब, अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो वो आपको अच्छे नंबर देंगे। ऐसे टीचर का ये डिफरेंस होता है फ्लेक्सिबल और रिजल्ट में। यानी कि आप फ्लेक्सिबल हैं अपनी स्ट्रेटजीज में। और दूसरी बात ये कि आप फ्लेक्सिबली जो है वो किसी भी वे को अडॉप्ट करने के लिए वो टीचर जो है वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर अपने अंदर लचक रखे। यानी कि लाजमी वो कहें कि जी जो जैसे रेगुलर वे है टेस्टिंग का, जिसमें हम अब करते हैं कि एमसीक्यूज वाला टेस्ट टीचर लेता है, या उसमें जो है कन्वेंशनल वे से टेस्ट लेना है, लेकिन फलां टीचर जो है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि वो दूसरे जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, टेक्नोलॉजी की है, दूसरी चीजों को भी इंकलकेट कर सके, उनको इस्तेमाल कर सके, या उस तरह की टेस्टिंग को जो है वो गलत ना जाने। और अपने अंदर ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी रखना, अपने अंदर लचक रखना, वक्त और हालात के लिहाज से चीजों को चेंज करना। यानी ये नहीं कि आप, मैं कह रही कि आप टीचर जो है वो बच्चों की गलत बातों को या इन चीजों को भी माने, लेकिन जहां पर गुंजाइश बनती है वहां पर उनको गुंजाइश दे, ठीक है। और जहां पर अगर आपने, बच्चे ने मटेरियल लिखा है, अगर वो मटेरियल जो है वो काबिल कबूल है, उसके बाद जो है वो जो समझाना चाह रहा है वो समझ आ रही है, तो उसकी मार्किंग बन हुई है। आप उसको इस बात पे कन्फाइंड ना करें कि जो राइटर मैंने करवाया है आप उसी का आंसर जो है वो वही लिखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी दूसरे ऑथर को यूज करते हैं तो डेट्स मीन आप जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है फॉर टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स लर्निंग डिफिकल्टीज। अब जो है वो डायग्नोज करना क्लासरूम असेसमेंट का ये मतलब है। फॉर ग्रेडिंग पर्पस, अब क्लासरूम असेसमेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो ग्रेडिंग के लिए भी इसको असेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं। पास फेल का कॉन्सेप्ट है, ये स्कोरिंग का है। उसके बाद जो है रेमेडीज फॉर टीचिंग टू इम्प्रूव टीचिंग। यानी कि इसमें जो है वो रेमेडीज हम कहते हैं ना, जैसे इलाज होना, या जो है वो किसी चीज के लिए हम इलाज जब ढूंढते हैं, या किसी चीज के लिए जो हम क्योर तलाश करते हैं, तो इसमें जो है वो रेमेडीज टीचर को ये मिलती हैं कि उनको अपनी टीचिंग को बेहतर करने का जो है वो मौका मिलता है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और इसमें जो है वो इंस्टीट्यूशंस को भी रहनुमाई मिलती है, उनको भी इंडिकेटर्स मिलते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट्स को ज्यादा बेहतर बना सकता है, अपनी कारकर्दगी को। टीचर्स को भी क्लू मिलते हैं, एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें जो है वो क्लूज होते हैं। तो क्लासरूम असेसमेंट का जो है वो बड़ा एक मेजर रोल है किसी इंस्टीट्यूट की जो है वो बेहतरी के लिए, टीचर्स की बेहतरी के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए। चले जी, यहाँ तक समझ आ गई। ये था हमारा यूनिट नंबर 1। और इसकी प्रेजेंटेशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है एक बात आपको समझानी जरूरी है। तो बच्चे, आप लोगों का क्विज होगा जब आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 6 डेज। आई थिंक कि आपका अगर जो है वो सैटरडे को लास्ट क्लास है, तो आपकी जो है वो संडे को आपका क्विज होगा। आपने उसके लिए एक तो कोशिश करनी है कि इस क्लास के साथ साथ, जैसे आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, अगर आप यूनिट नंबर 1 को जाके आज स्टडी करेंगे तो आपको एक ताज़ा होगा, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी और चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, आपको क्विज की तैयारी में जो है वो हेल्प मिल जाएगी, एंड टाइम पे आपके पास ज्यादा मटेरियल नहीं होगा, उसको तैयार करने पे ज्यादा टाइम से रफ नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये कि आपने जो है वो प्रेजेंटेशन जो मैं आपको करवा रही हूँ, आपने सिर्फ इसी तक कन्फाइंड नहीं रहना, इसी तक महदूद नहीं रहना, बल्कि आपने जो है वो बुक से भी इसको तैयार करना है। ये तो हो गई एक चीज। और दूसरी बात ये कि जो व्हाट्सएप के ग्रुप की बात है उसको जरा तवज्जो से और तसल्ली से मेरी बात सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अलाउ नहीं होता कि आप ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप में जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें जो है वो सारे ऐड हों और इस तरह की चीजें करें। लेकिन हम आप लोगों को जो है वो इतना सा इसमें रिलैक्स दे देते हैं कि आप लोग जो है अब करेंगे, चाहते हैं कि आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है चैट बॉक्स में, तो एक बच्चा जो है वो, बेहतर तो ये होता है कि बॉयज में एक बंदा जो है वो बना ले और एक गर्ल्स में से बना ले, और उसमें जो है वो आप लोग वो अपना लिंक शेयर कर दे, बाकी लोग उसमें टच होते जाओ। लेकिन ये एक्टिविटी सिर्फ आज के दिन के लिए है, आज में ही जो लिंक शेयर हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी को इस चीज की जरूरत पड़ती है
तो वो चैट बॉक्स से ले सकता है। दोबारा दोबारा मुझे आपने ये लिंक शेयर करके जो है ना, ये चीज क्लास में आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करी। दो चीजें हो गई। तीसरी बात जो है वो ये कि ये जो इसके अलावा आप लोग बनाते हैं कि असाइनमेंट्स बनवा लें, किसी मदद की जरूरत है तो वो कर दें। तो ये चीजें जो है वो इसमें ग्रुप में ना शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम और इंसानियत के नाते जो है ना, आपको ये चीजें जुबान से ही समझ आनी चाहिए बगैर किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के। तो इस तरह की कोशिश हरकतें ना किया करें, और इस तरह की चीजों की कमाई का कोई फायदा नहीं होता, बेबरकती ही होती है। इससे आप जो है वो दूसरों को दो नंबर काम पे भी लगाते हैं, उनके पैसे भी जाया होते हैं, और एट दी एंड जो है वो आप लोगों को फायदा कोई नहीं होता, नंबर नहीं आते, और इससे उनको नहीं फर्क पड़ता क्योंकि वो पैसे लेके साइड पे हो चुके होते हैं। आप अपना इतना इन्वेस्टमेंट लगा के, अपना टाइम लगा के, अपनी जिंदगी की इतनी मसरूफियात से, इतनी सारी जो है वो तलखियों से, इतनी चीजों से जब आप लोग जुड़ के इस पॉइंट तक आते हैं, और ये छोटा छोटा फायदा जब लेने लगते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। अगर सीखने के लिए आए हैं अपने हालात से लड़के, तो फिर यहाँ पर अपना उसको सीखा करें। बस मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ, मैंने आपको इतना ही कहा। अच्छा, एक तो ये कि मैं भी तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, नो इशू। ये है और साफ है शायद फातिमा। और इसके बाद जो है वो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपकी क्लास का जो लेक्चर चल रहा हो, आपने उसी लेक्चर के रेलिवेंटली बात करनी है, ताकि हम इधर उधर की बातों में वक्त जाया ना करना, ठीक है। अच्छा, क्लासरूम में इस तरह से होता है कि बाजू का जो है कुछ बच्चे बड़े एक्टिव लर्नर होते हैं और कुछ बड़े स्लो लर्नर्स होते हैं। अब टीचर जो होता है ना, मैं ये समझती हूँ जिस तरह से अब अगर आप एक कोर्स पढ़ेंगे बीट में, पॉसिबल आपने पढ़ लिया हो, उसमें जो है वो टीचर एजुकेशन का, तो टीचर जो है वो बड़ा स्मार्ट पर्सन एक होता है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी खुशियत के साथ नवाजा होता है, कुछ चीजें वो अपने अंदर खुद जो है वक्त के साथ साथ उसमें आती जाती है, जैसे जैसे वो पॉलिश होता जाता है। तो टीचर बड़ी जल्दी क्लास में जाके ये चीज भांप लेता है कि उसके जो कौन से बच्चे जो है स्लो लर्नर है, कौन से जो है फास्ट है। अब क्लास में पढ़ाने के लिए वो तरीका का ऐसा तैयार करता है जिसमें, इसको हम समटाइम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड, जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। तो आप टीचर तरीका का वो ऐसा तैयार करता है जिसमें उसने पढ़ाना अपनी रफ्तार के साथ, यानी कि उसमें स्लो बंदे को भी समझ में आ जाए, और जो इस तरह के एक्टिव लर्नर हैं वो भी किसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाए। जैसे आपने कोई टास्क दे दिया, कोई एक्टिविटी करने के लिए दे दी, कुछ आपके पास प्ले कार्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ आपके पास वीडियो क्लिप्स हैं, जैसे अब हम लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, हम डिफरेंट चीजें रखते हैं कि उसमें सारे बच्चे ही जो है वो एंगेज भी हों। अब जो तो फास्ट लर्नर होंगे आपको जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे, और स्लो लर्नर्स को हेल्प मिलेगी उस एक्टिविटी की बिना पर सोचने की, और वो वाले आंसर जो है वो कैच करने की। जैसे भी मैं आपसे कुछ हालांकि हम लोग जो है क्लासरूम में नहीं है, लेकिन आप लोगों से कुछ क्वेश्चन जो है वो साथ साथ पूछ लिए जाते हैं, जैसे किसी लफ्ज का मतलब पूछा, किसी बात का जो है, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फौरन गूगल से देख के तो बता देते हैं, बाकी बच्चे उसको देखने के बाद उसी चीज को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये है कि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन जो फास्ट लर्नर थे वो उतनी टाइम में अपना टाइम जो है वो फिल करके उसको ढूंढने में मसरूफ है। इसी तरह से कोई भी एक्टिविटी आप करवा देते हैं क्लासरूम में बच्चों को एंगेज करने के लिए, जिसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे, या जिसको पहले से पता है वो नए तरीके से पढ़। जैसे एक इट में पॉसिबल बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता हो, लेकिन अब जिनको नहीं पता, आप क्या करेंगे कि जिनको फॉर्मेटिव असेसमेंट का पता है, आप उसके ऊपर उनको कुछ ऐसा सवाल सोचने वाला डाल दें कि आप जो है फलां एक्टिविटी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जो है वो डिजाइन करें, आपके पास 10 मिनट है। अब 10 मिनट में जो स्लो लर्नर है आप उसको जो है वो एंगेज कर लेंगे और कुछ बता दें। तो इसके लिए टीचर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो इस्तेमाल करता है अपने बच्चों को एंगेज करने के लिए, ताकि दोनों जो हैं वो, क्योंकि अब आज का दौर ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव जिसे कहते हैं। सिर्फ बड़ी क्लासेस में तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन छोटी क्लासेस में बहुत सारे हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं जिसको कि पहले से आता होता है, माँ उन्हें बड़ा कुछ पढ़ा आगे भेजा होता है। उनके लिए क्लासरूम जो है वो एक बड़ी बोरिंग सी चीज बन जाती है। तो इनको दूसरा कुछ एक्टिविटीज ऐसी दे दी जाती है ताकि वो उनका जो है वो क्यूरनेस क्लास के अंदर बैठना, और उनका जो है वो तजस्सुस क्लास में बरकरार रहे। आई होप कि आपको इतने बात से समझ आ गई।
अच्छा, अब मैंने आपको जो है यूनिट नंबर 1 की प्रेजेंटेशन शेयर कर दी है। तो प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दी है। जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको साथ लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ती। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू लिसनिंग टू क्लास? अच्छा, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, होती है इंकरेजमेंट की। आपने ऐसे बच्चों को सिर्फ इंकरेज करना होता है, ठीक है। और वो जो है वो चीजों के साथ खुद फाइट करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने में आते हैं जो कि इतने ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वो मेहनती होते हैं। और मेहनती बच्चे को सिर्फ एक बात की जरूरत होती है, वो होती है अप्रिसिएशन की। आप उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो आपको सबसे आगे निकल के दिखाएगा, क्योंकि वो अपनी मेहनत की बिना पर अपनी अपने आप से काम ज्यादा ले सकता है। अगर आप ऐसे बच्चे को डिस्करेज कर देंगे तो उसकी एबिलिटीज में थोड़ा फर्क आ सकता है, तो आपने उसको इंकरेजमेंट से आगे लेके चलना। अच्छा जी, ये था यूनिट नंबर 1। अब मेरा तो जहन था कि मैं आपको यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट करवा देती, लेकिन अब हमारे पास तो है क्लास में 14 मिनट्स हैं। तो अब आपने करना ये है कि मैं आपको ड्यूटी देती हूँ, अब आप वो करेंगे, वरना आप लोग एक दूसरे पे जो है ना वो बातें लगाते रहेंगे। ये हमारे फॉर्म का बड़ा आइडिया है कि अगर हम आपको जो है अभी थोड़ा सा टाइम भी देते हैं ना, तो फिर आप फौरन जो है ना वो डिस्क खिल जाती है, तो फिर फौरी तौर पे जो है ना दूसरी बात भी शुरू हो जाती है। काउंट किए बगैर हमारा नहीं काम होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने आपको पढ़ाया है आज टॉपिक टेस्ट असेसमेंट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। अब इसमें जो है वो सबसे जो जिसे हम कहते हैं ना स्मॉलर ऑर्डर में सारे ग्राफ स्मॉलर ऑर्डर है वो किसका है, या लोअर लेवल जो है वो इसकी चारों में से किसका है। टेस्ट, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद है टेस्टिंग। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग? तो दूसरा नाम क्या है? ओके, खतीजा चौहान, वेरी गुड। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो है समेटिव असेसमेंट। नहीं, डे टू डे असेसमेंट तो जो है वो आ जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये महानूर, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसका आंसर किया आपने? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा।
In which assessment type students use instructional methods and students feedback throughout the teaching and learning process? वो कौन सा असेसमेंट का तरीका है जिसमें जो है टीचर थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करता है? पॉजिटिव असेसमेंट, वेरी गुड। सफिया मुकद्दस, वेरी गुड। अच्छा जी। A formal and systematic procedure of getting information is what? A formal and systematic procedure of getting information is what? क्या आएगा इसमें? तरह की जो जो बातें ज़हन में है ना वो सारे आंसर टाइम करें। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, वेरी बैड। अच्छा जी, इसमें है फरजाना, सुमायरा, अनीका और बाकी के रिस्पॉन्सेज नहीं है, मिक्स अप ही हो गए। टेस्ट इन्होंने आंसर किया टेस्ट, वेरी गुड। इसका आंसर था टेस्ट। चलिए देख ला कैसे।
अच्छा जी, मेजरमेंट में हम जो है वो किस तरह का डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली और बोथ। बच्चे अटेंडेंस का इस तरह से पता चलता है कि जब आप ऑनलाइन होते हैं एलएमएस पोर्टल के थ्रू, तो आपकी आईटी वालों की तरफ जो है वो आईटी जो है वो पूरे टाइम में एक्टिव होते हैं, तो आपकी अटेंडेंस जो है वहां पे हो जाती है, इसलिए वहां पे पता चल जाता है। अच्छा जी, अब स्टॉप आंसरिंग यहीं पे। देखिए, ये आप अपने हाल जो है ना वो करना है, और इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है ना, मुझे ये लगता है। आप बताइएगा, सेवियर में अपना नाम दे रही हूँ, मुझे उर्दू में लिख के बताइएगा। उसके बाद है कुबरा, और उसके बाद है सत्या और मोहम्मद, और हैं आमना और सलमा। सेड बोथ वेरी बैड। अक्सा वो वेरी बैड। और खतीजा सेड बैड। और मोहम्मद हमाद वेरी गुड, शाबाश। उन्होंने कहा क्वांटिटेटिवली डाटा इसमें कलेक्ट करते हैं। और हुमैरा सेड क्वांटिटेटिवली और वेरी गुड। साबिया ठीक है, थैंक यू बेटे। तो क्वांटिटेटिवली डाटा इसमें जो है वो कलेक्ट होता है। उसके बाद है, देखा अभी क्विज में कितने नंबर आ रहे हैं आपके। तीन में से जो है ना वो एक नंबर आया है अभी तक आप लोगों का। अच्छा जी, अब आपने ये बताना है, बच्चे क्विज के कोई नोट्स नहीं होते, और हर चीज के लिए जो है ना वो दो नंबर आसना तैयार किया करें या ख्याल किया करें। अभी पेपर को प्रिपेयर करें, और आपके पास लिंक है, आपने उसी से तैयार करना। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ये तो मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने आज पढ़ाया, मैं पहले दिन आपका फीडबैक देखना चाहती हूँ, बाद में तो आपसे मैं जो है वो हम एक दिन में दो दो चैप्टर किया करेंगे। बच्चे, मेरा फुल नाम कौसर ही है। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक अ पर्टिकुलर मेजरमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक अ पर्टिकुलर मेजरमेंट। जी शमा, आप क्या कह रही हैं, समझ नहीं आया इस बात में। शमा, अच्छा जी, अब स्टॉप आंसरिंग। अब देखें जी। सेल्फ असेसमेंट मुकद्दस रॉन्ग, क्षमा रॉन्ग, सब क्षमा गुड। टेस्ट। और उसके बाद है मुकद्दस रफी ऑब्जर्वेशन वेरी बैड गुड, और सफिया गुड, और किरण जो है गुड, मेरा गुड, और समरा रॉन्ग, एंड तनवीर रॉन्ग। इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए इस्तेमाल होता है मेजरमेंट के लिए पर्टिकुलरली, वो टेस्ट ही होता है। टेस्ट का वो आला है जो कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। चलें जी, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, टेस्ट है।
वैल्यूएशन के प्रोसेस में जो वैल्यूएशन का हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा डाटा इस्तेमाल होता है, क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली? जी, कुबरा और सादिया एंड अनीका एंड मुलीनायाब एंड अख्तर मुबीन एंड शमा शहजादी एंड हाफजा एंड फरजाना एंड महमूद एंड हुमैरा। वेरी गुड, शाबाश बोथ। चलें जी, आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं पर इसका अख्ताम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप लोगों के लिए आसानियत पैदा करे। कल इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अभी इसके बाद भी जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं उनको भी वेरी गुड, दोनों इस्तेमाल होंगे। और अल्लाह हाफिज़।